नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको बताते हैं दुनिया भर की बड़ी हलचल के बारे में। कहां जंगी मोर्चा खुल रहा है, कहां कूटनीतिक हलकों में माहौल गर्म है, कौन सा देश किसे आंख दिखा रहा है, कौन सा देश टैरिफ का हथियार चला रहा है। हम आपको बताते हैं दुनिया में क्या हलचल मची हुई है। आज जो खबरें आपके लिए लेकर आए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे उस टकराव की जिसने अटलांटिक के दोनों किनारों पर भूचाल ला दिया है, यानी कि यूरोप बनाम अमेरिका। अमेरिका की धौंस पर यूरोप भी अब खामोश नहीं रहना चाहता। वो दिन बीत गए जब यूरोप चुपचाप अमेरिका की धौंस सह लिया करता था, लेकिन आज की तारीख में यूरोप टिट फॉर टैट की राह पर चल पड़ा है, यानी जैसे को तैसा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। ग्रीनलैंड का विवाद अब सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रह गया है, ये कूटनीति के हदों को पार कर रहा है। ये टैरिफ हथियार को अनलीश कर रहा है। जिस ग्रीनलैंड को लेकर कभी रणनीतिक साझेदारी की बात होती थी, आज वही ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। अमेरिका के दावे और दबाव, यूरोप की सख्त आपत्ति और नेटो सहयोगियों के बीच बढ़ती दरार, तनातनी की चिंगारी अब आग की लपटों में तब्दील हो रही है और इन लपटों में झुलस रहा है तो यूरोप और अमेरिका का रिश्ता झुलस रहा है। ग्रीनलैंड अमेरिका और यूरोप के बीच शक्ति संघर्ष का क्या नया मैदान बनने वाला है। ग्रीनलैंड को लेकर, यूरोप को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या सख्त कदम उठाए और उसका जवाब यूरोप ने कैसे दिया है। टैरिफ का जवाब टैरिफ से। अमेरिका अगर किसी चीज से तिलमिलाता है तो वो है टैरिफ। अभी हाल की बात है, भारत ने अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले दाल पर 30% का टैरिफ लगाया। अमेरिका के दो बहुत खास राज्य जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, जिसमें एक नॉर्थ डकोटा भी है, वहां के सीनेटर जो है वो तिलमिला गए कि भारत ने यहां जो दाल सबसे ज्यादा होती है, जो हम भारत भेजते हैं, उस पर 30% का टैरिफ लगा दिया। और अब इसी रास्ते पर उतर आया है यूरोप। यूरोप ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका पर थोपने का ऐलान कर दिया है, यानी बात अब बराबरी की होगी। बताएंगे आपको बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में और टैरिफ इस गेम के बारे में, और अमेरिका वर्सेस यूरोप के इस आर्थिक जंग के बारे में जो ग्रीनलैंड को लेकर शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ट्रंप के ग्रीन सपने की, यानी ग्रीनलैंड सपना जिस पर अब ग्रहण लग चुका है। ग्रीनलैंड को खरीदने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इस बार जवाब आया डेनमार्क की सड़कों से, जहां हजारों लोग सड़क पर उतर आए, पोस्टर लहराए। नारा सिर्फ एक, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं। ट्रंप की डील पॉलिटिक्स को यूरोप ने लोकतंत्र की आवाज से चुनौती दी। ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, महाशक्तियों के जिद का अगला मैदान बन चुका है। ग्रीन सपना बनाम डेनमार्क की लाल रेखा। इसके बाद बात होगी अमेरिका की। अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है। अमेरिका उसी पुराने लोकतंत्र को अब कैसे बचाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका के अंदर ट्रंप विरोधी प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है और इस विरोध को दबाने के लिए अमेरिकी सरकार, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार, आर्मी का इस्तेमाल कर रही है विद इन द कंट्री। और आज की तारीख में अमेरिकी डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो अमेरिका की सड़कों पर अब काल का दूसरा नाम बन चुकी है, जिससे लोग खौफजदा भी हैं और आक्रोशित भी हैं। कई जगह प्रदर्शन बेकाबू होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मिनीसोटा आमने सामने हैं। टकराव इतना गहरा हो चुका है कि वॉशिंगटन और मिनीसोटा के बीच अब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, संवैधानिक संकट के संकेत भी दिखने लगे। हालात यहां तक पहुंच गए कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतारने की बात कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अलास्का में तैनात सैनिकों को अलर्ट पर रखा गया है। कहा गया है कि आदेश मिलते ही मिनीसोटा उन्हें रवाना किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि क्या दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अब बंदूकों के साए में है? क्या राष्ट्रपति की कुर्सी बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के लोगों को मौत की घाट उतारेंगे? अपने ही देश के अंदर अपनी आर्मी का इस्तेमाल करेंगे? दिखाएंगे पूरी खबर आपके सामने, रखेंगे डिटेल से। वर्ल्ड नाउ में ईरान वर्सेस अमेरिका की भी बात करेंगे। क्या ईरान और अमेरिका टकराव की दहलीज पर खड़े हैं? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी लगातार तेवर दिखाए जा रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने
अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग दी है। कहा है अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमला हुआ तो ईरान इसे सीधा सीधा जंग मानेगा, क्योंकि ईरानी इंटेलिजेंस को इनपुट यह है कि मोसाद जो है वो खामनेई को निपटा सकता है, और यही बात बार बार ईरान कह रहा है। अगर खामनेई वहां से हटे तो फिर वहां का रिजीम और कमजोर हो जाएगा और ऐसे में तख्ता पलट आसान होगा, और मोसाद का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। लेकिन अब पेजेश्कियान की धमकी क्या वॉशिंगटन के लिए एक रेड लाइन है या फिर महज एक खोखली धमकी? क्योंकि अमेरिका की ताकत के आगे ईरान कहीं नहीं ठहरता। हाँ, ईरान कुछ बेसिस को नुकसान पहुंचा सकता है, इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ईरान बहुत लंबे वक्त तक टिकेगा नहीं अमेरिका के सामने, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से उस पर दबाव है, इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ वो शब्दों से आगे बढ़कर युद्ध की भाषा बोल रहा है। एक तो ईरान की इकोनॉमी नहीं कि वो किसी जंग में जा सके, और इसी खत्म होती इकोनॉमी के खिलाफ तो लोग गुस्से पर हैं, और उस पर ईरान जंग की धमकी दे रहा है। यानी कि मिडिल ईस्ट और ईरान पहले से ही बारूद के ढेर पर है। गाजा, लेबनान, यमन और खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर है, और अगर हमला हुआ तो क्या पूरा इलाका आग में जलेगा, यह भी आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान टकराव की पूरी तस्वीर, खतरे की चेतावनी कितनी गंभीर है और इसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, यह भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड डाउन। ग्रीनलैंड का विवाद कूटनीति की हदें पार कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच तनातनी बढ़ा रहा है, और यह तनातनी अब चिंगारी की शक्ल ले चुका है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण के प्रस्ताव का समर्थन न करने पर यूरोपीय देशों के खिलाफ टैरिफ लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले ने राजनीतिक तनाव को और गहरा कर दिया है। इस कदम को लेकर पूरे यूरोप में नाराजगी है, और यूरोप में भी वही बात उठाई जा रही है कि अमेरिका पर भी टैरिफ लगाओ, जिस तरह से अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है। ग्रीनलैंड पर साथ न देने की वजह से अमेरिका ने किया क्या, सबसे पहले वो देखिए। 8 यूरोपीय देशों पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ ठोका, 10% का डायरेक्ट टैरिफ इंपोज किया। इसमें कौन कौन से देश हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड। टैरिफ की दरें हैं 1 फरवरी से 10%, और अगर नहीं झुके, अमेरिका के तलवे नहीं चाटे, तो 1 जून से 25%। तो यूरोपीय यूनियन कह रहा है कि तो जबरन वसूली है, तुम्हारी बात ना माने तो तुम टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाते जाओ, फिर हमारी बात का क्या? यूरोपीय यूनियन का जवाब वापस आ गया जबरन वसूली के खिलाफ। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ट्रंप के फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे यूरोप को डराने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यूरोप किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला है। फ्रेडरिक्सन ने दो टूक शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार केवल वहां की जनता के पास है, और डेनमार्क इस अधिकार की पूरी मजबूती से रक्षा करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने दावा किया कि ये देश ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, इसलिए 1 फरवरी से इन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे यूरोप में आग लग गई और पूरे यूरोप में असंतोष का माहौल बन गया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि यूरोप सहयोग चाहता है, टकराव नहीं चाहता है। उन्होंने लिखा कि पूरे यूरोप से जो संदेश मिल रहे हैं वो ये साफ करते हैं कि यूरोपीय देश किसी भी तरह की धमकी या ब्लैकमेल के आगे झुकने वाले नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय समुदाय जिन मूल्यों पर टिका है उनकी रक्षा बहुत जरूरी है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने भी ट्रंप के रवैये पर चिंता जाहिर की। उनके मुताबिक इस तरह की नीतियां न केवल वैश्विक व्यवस्था को कमजोर कर रही हैं, बल्कि नेटो जैसे सैन्य गठबंधन के भविष्य के लिए भी खतरा पैदा कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि सहयोगी देशों पर दबाव डालने से पश्चिमी एकता को नुकसान पहुंच सकता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत मेहनत के बाद, दशकों के प्रयास के बाद तैयार किए गए। इस बीच यूरोपीय परिषद ने भी संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में यूरोपीय नेताओं का एक शिखर सम्मेलन बुलाया जाएगा। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के राजदूतों की बैठक के बाद ये संकेत मिल रहे हैं कि ग्रीनलैंड और अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर सामूहिक रणनीति तैयार की जा सकती है। ब्रिटेन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने संयुक्त बयान जारी करके
ट्रंप के टैरिफ धमकियों की कड़ी निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ऐसे कदम ट्रांस अटलांटिक रिश्तों को सीधे तौर पर खतरे में डाल रहे हैं और आपसी भरोसे को कमजोर कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ टेंशन और राजनीतिक मतभेद अगर आगे चलते रहे तो सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि दोनों देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी सीधा असर होगा दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर। कैसे, आइए समझते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी पर यह तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच सालाना कारोबार हजारों अरब डॉलर का है। टैरिफ, सब्सिडी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं। अमेरिका से यूरोप को क्या मिलता है? एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस। और यूरोप से अमेरिका को क्या मिलता है? मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स। व्यापारिक तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता के बादल है और यह सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी भी खतरे में है। अमेरिका और यूरोप दुनिया की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारों में से एक है। हर साल दोनों के बीच हजारों अरब डॉलर का कारोबार होता है, लेकिन हाल के सालों में टैरिफ, सब्सिडी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर बढ़े विवाद की वजह से इसमें तनाव देखा गया है। अमेरिका यूरोप को एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस से जुड़े कई अत्याधुनिक चीजें सप्लाई करता है। बदले में यूरोप अमेरिका को मशीनरी देता है, ऑटो पार्ट्स देता है, केमिकल्स देता है, फार्मास्यूटिकल्स देता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया। अगर दोनों तरफ से आयात शुल्क या प्रतिबंध बढ़ाया गया तो यूरोपीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में कंपटीशन कमजोर हो सकती है, जिसका सीधा असर निर्यात, मुनाफे और रोजगार पर हो सकता है। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को भी यूरोप में महंगे कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनके निर्यात में भी कमी आ सकती है। 2024 में ईयू का व्यापार अगर देखें तो उसके आंकड़े क्या कहते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। कुल व्यापार लगभग 1.68 ट्रिलियन पाउंड में। ईयू से यूएस को कितना निर्यात हुआ? 532.3 अरब पाउंड। और ईयू को यूएस से कितना इंपोर्ट करना पड़ा? 334.8 अरब डॉलर। अमेरिका ईयू का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब यूके देख लीजिए, निर्यात 358 बिलियन यूरो के पास, ये पाउंड में है। और इंपोर्ट अगर देखेंगे तो ये है तकरीबन 454 बिलियन। कुल ईयू यूके व्यापार अगर देखें तो ये 934 बिलियन के करीब है, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास। अब चाइना और ईयू से भी देख लीजिए आप। चाइना और ईयू में 213.2 अरब यूरो का कारोबार होता है और चीन से ईयू इंपोर्ट करता है लगभग 519 अरब यूरो। ईयू का चीन के साथ ट्रेड घाटा 305 अरब का है। रशिया भी देख लीजिए, सैन्य और राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण रूस का ईयू में जो व्यापारिक साझेदारी है या व्यापारिक हिस्सा है वो गिरा है। 2024 में ईयू रूस का कुल व्यापार लगभग 67.5 अरब यूरो का था। और भारत और ईयू में जो द्विपक्षीय व्यापार है वो भी देख लीजिए आप, वो 110.3 अरब यूरो का है। भारत निर्यात करता है 63.5 अरब और इंपोर्ट करता है 46.8 अरब यूरो। ईयू के कुल व्यापार में 2 से 3% की हिस्सेदारी है। प्रमुख और अफोर्डेबल साझेदार के रूप में भारत माना जाता है। लेकिन अब यूरोप क्या कर रहा है? अमेरिका के ग्रीनलैंड की धमकी के बाद यूरोप यह कर रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद यूरोप विकल्पों पर विचार करे। रूस पर प्रतिबंध के बाद यूरोप पूरी तरीके से अमेरिका पर एनर्जी और क्रूड ऑयल को लेकर डिपेंड हो चुका है। रूस से गैस और तेल की सप्लाई घटने के बाद यूरोप और बड़े पैमाने पर अमेरिकी एलएनजी और क्रूड ऑयल ले रहा है। इससे यूरोप को एनर्जी सेफ्टी तो मिली है, लेकिन लागत बढ़ गई। अमेरिकी एलएनजी और लंबी दूरी से आने वाले क्रूड ऑयल की वजह से यूरोप में एनर्जी की कीमतें अस्थिर हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका यूरोप के रिश्तों में तनाव बढ़ता है तो ऊर्जा सप्लाई चेन भी रणनीतिक दबाव का हथियार बन सकती है। आपको याद होगा, वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको बताया था कि कई यूरोपीय देश ये कह चुके हैं कि उन्हें रूस से बातचीत करनी चाहिए, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश भी शामिल हैं। यानी अगर अमेरिका ने बहुत ज्यादा दादागिरी दिखाई तो यूरोप हो सकता है कि रूस की तरफ चला जाए अपने एनर्जी नीड्स के लिए।
एनर्जी के अलावा अमेरिका यूरोप को सेमीकंडक्टर, एआई, डिफेंस सिस्टम और हाईटेक चिप सप्लाई करता है, जिसमें अमेरिकी कंपनियों का ही दबदबा है। हालांकि यूरोप लंबे समय से इन मामलों में आत्मनिर्भर बनने की बात करता रहा है, लेकिन वो अमेरिका पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर दोनों के बीच तनाव बढ़ता है तो इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। टैरिफ लंबे समय तक रहता है तो व्यापार और उद्योगों में सुस्ती आ सकती है, जिसका सीधा असर बैंकिंग सेक्टर पर होगा। निर्यात घटने और कंपनियों की आय कम होने की से लोन चूक होने का खतरा बढ़ जाएगा। यूरोपीय बैंकों के लिए अमेरिका यूरोप तनाव का मतलब है कम निवेश और ज्यादा रिस्क। यूरोप और अमेरिका के बीच बढ़ते टेंशन ने ग्लोबल मार्केट में भी भूचाल ला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंग से भारत के लिए एक बहुत अच्छा अवसर भी है। भारत यूरोप व्यापार जो है उसमें तेजी लाई जा सकती है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार के नए अवसर खोले जा सकते हैं, जिसमें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, कृषि, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन के लिए यूरोप के बाजार खुलेंगे। स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी कंपनियों को भारत में आसान प्रवेश की उम्मीद होगी। पश्चिमी देशों की खींचतान भारत को सप्लाई चेन बनाने का मौका देगी। ट्रेड टेंशन के चलते यूरोप और अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर सहयोग पर भी गहरा संकट। भारत की टेक इंडस्ट्री इस अवसर को भुनाकर वैश्विक टेक्नोलॉजी फील्ड में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर ये तनाव सीमित रहता है तो नुकसान कंट्रोल में रहेगा, लेकिन अगर तनाव लंबे वक्त तक चला तो लंबे समय तक यूरोप की जीडीपी 0.5% से 1% तक प्रेशर में आ सकती है। यूरोप को निर्यात, निवेश और ग्लोबल चेन में बने रहने के लिए कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए उनके प्लान में अब नेटो के सदस्य देशों के खिलाफ ही फैसला लिया गया है। बौखलाए ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 10% का टैरिफ लगाया है। ग्रीनलैंड पर डील फाइनल नहीं होने की स्थिति में 1 जून 2026 से यह 10% का टैरिफ बढ़कर 25% का टैरिफ हो जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ट्रंप टैरिफ टेंशन ऐसे ही चलती रही तो फिर सिर्फ यूरोप को ही नहीं बल्कि दोनों तरफ इसका नुकसान होगा, क्योंकि इसका सीधा असर इन देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन पर होगा। और अब तो खबर यह भी है कि यूरोप ने भी 10% टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है अमेरिकी सामानों पर। यानी पहले जो डील साइन हुई थी यूरोप के साथ अमेरिका की, अमेरिकी राष्ट्रपति की, वो डील भी अब ठंडे बस्ते में चली गई है। अब यूरोप भी किसी तरह की डील को मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई ट्रेड डील देखने के लिए तैयार नहीं है। अब यूरोप भी अपने हिसाब से टैरिफ लगाने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी तक 10% के टैरिफ का पलटवार किए जाने की खबर मिली है, यानी कि यूरोप भी अमेरिकी सामानों पर 10% का टैरिफ लगाएगा। इससे ट्रंप प्रशासन की पूरी टीम बौखलाई हुई। अब देखना है अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है, अमेरिका क्या कदम उठाता है। ट्रंप के ग्रीन सपने पर भी खुला ग्रहण लग रहा है। ग्रीनलैंड को धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क की सड़कों से करारा जवाब मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हजारों लोग डेनमार्क में सड़क पर हैं। नारा एक ही है, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं। ये देखिए तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं और डेनमार्क के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड झुकेगा नहीं। Og 6 andre byer på Grønland, og der er flere steder, hvor initiativet Hands Off Gaddafi Nunak hjælp hinanden, hvis nogen har brug for støtte og føler sig utrygge. Bare er en ejendom mennesker, men som en strategisk brik på de er et angreb på det oprindelige folks rettigheder. ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़क पर उतर आए, जैसा कि तस्वीरों में भी आपने देखा। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयानों पर नाराजगी जताई है। ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। तस्वीरें ग्रीनलैंड की हैं, जहां पर अमेरिका के खिलाफ इस कदर गुस्सा है कि लोग अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। अमेरिकी दबाव के खिलाफ जनता सड़क पर है। इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन और निशाने पर अमेरिका। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक में गुस्से की लहर साफ देखी जा रही है। माइनस तापमान में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। हाथ में ग्रीनलैंड का झंडा है
आंखों में संप्रभुता बचाने का जुनून। और ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये उनकी धरती पर दखल के खिलाफ खुला ऐलान है। पोस्टर्स में साफ संदेश है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, अमेरिका वापस जाओ। जनता ने वॉशिंगटन को सीधी चेतावनी दी है। डाउनटाउन नूक से लेकर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक लोग पैदल मार्च करने लगे। हर कदम के साथ विरोध तेज होता चला गया। पुलिस के मुताबिक नूक की करीब 1/4 आबादी सड़कों पर आ गई थी। इतिहास में पहली बार डेनमार्क में किसी बात को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। वैसे आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो सकता है, आप में से कुछ लोग बात जानते भी हों। इस दुनिया में सबसे खुशहाल मुल्कों में अगर किसी का नाम आता है तो ग्रीनलैंड, डेनमार्क है, माफ कीजिएगा। डेनमार्क में सबसे ज्यादा जो हैप्पीएस्ट कंट्री की रैंकिंग है उसमें डेनमार्क नंबर 1 पर है। वहां कभी किसी बात को लेकर दिक्कत नहीं होती, लोग परेशान नहीं होते। लेकिन अमेरिका के तख्त पर एक ऐसा आदमी बैठता है जो दुनिया के सबसे खुशहाल मुल्क को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर देता है। सोचिए कितना कॉन्ट्रास्ट है इन दोनों चीजों में। खैर, इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका के खिलाफ डेनमार्क में लोग उतरे हैं। इस प्रदर्शन में उम्र की कोई दीवार नहीं थी। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई एक स्वर में कह रहा था ग्रीनलैंड की किस्मत ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। इस दौरान अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जो खबर मैंने आपको पहले ही दी। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की धमकी का ये देश विरोध कर रहे थे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी को रोकने की तैयारी में। यूरोपियन पीपल्स पार्टी ईपीपी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा कि ट्रंप की ग्रीनलैंड की धमकियों के कारण अमेरिका से समझौते को मंजूरी देना अब संभव नहीं है। यानी नेटो के साथ एक तरह से संकट के दौर में नजर आ रहा है अमेरिका। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में तनातनी बढ़ने लग गई। ट्रंप के बयान से अमेरिका डेनमार्क संबंध तनावपूर्ण हो गए। दोनों देश नेटो के संस्थापक सदस्य हैं। इस विवाद ने गठबंधन में दरार डाल दी है। ग्रीनलैंड की आबादी मात्र 57,000 है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। यह एक क्षेत्र सदियों तक डेनमार्क की सत्ता में रहा है। 1979 के बाद ग्रीनलैंड को काफी हद तक स्वायत्तता मिली, फिर भी यह डेनमार्क का हिस्सा माना जाता है। रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के नियंत्रण में है। डेनमार्क का प्रशासन भी ग्रीनलैंड के लिए खुलकर खर्च करता है। वहीं यूरोप में ट्रंप के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। नेटो सहयोगियों के बीच कूटनीतिक दबाव भी लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड उनका सपना है और इसे अमेरिका की झोली में वो लाकर रहेंगे। अब जब शीत युद्ध के बाद दुनिया में फिर से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है, मैनिफेस्ट डेस्टिनी की सोच लौटती दिख रही है। ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ रणनीतिक जरूरत नहीं बल्कि विरासत का भी सवाल है। एक रिपब्लिकन सांसद तो ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का बिल भी पेश कर चुका है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका अपने इतिहास के सबसे अहम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। चाहे अमेरिका के बर्थडे से इसका कनेक्शन। 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपनी आजादी का 250वां साल मनाने जा रहा है। भव्य समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुनिया की महाशक्तियों की नई जियोपॉलिटिकल चाल देखने को मिल रही है। ट्रंप इन आयोजन के मुखिया होंगे। व्हाइट हाउस में बनाया जा रहा है नया भव्य स्टेट बॉल रूम। ग्रीनलैंड पर जल्दी कब्जा करने की इच्छा के पीछे रणनीतिक कनेक्शन भी है। सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की योजना भी चाहते हैं ट्रंप। यानी 4 जुलाई 2026 को जब अमेरिका अपनी आजादी के 250वें एनिवर्सरी को मना रहा होगा, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनकी झोली में आ जाए। ट्रंप जब आयोजनों की अगुवाई करेंगे, व्हाइट हाउस में एक भव्य स्टेट बॉल रूम में जब वो मेहमानों को बुलाएंगे, तो उस समय ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए। ऐसे में अगर ट्रंप 4 जुलाई को ग्रीनलैंड को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित कर देते हैं तो ये उनके लिए ऐतिहासिक घोषणा हो सकती है। इससे वो खुद को 21वीं सदी के जेम्स पोलक के तौर पर पेश कर सकेंगे। एक न्यूयॉर्क के अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी के लिए इससे बड़ी विरासत शायद कोई और नहीं हो सकती है। ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का जो प्लान है वो क्या है? 2019 से ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए अमेरिका लगातार प्रयास कर रहा है। दूसरे कार्यकाल में जब डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो यह मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया। लेकिन इस सपने के बीच में सबसे बड़ी दीवार जो है वो नेटो की कानूनी दीवार है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों नेटो सदस्य हैं।
एक नेटो देश दूसरे नेटो देश पर कब्जा नहीं कर सकता। ऐसा नेटो में रहकर नहीं किया जा सकता, तो नेटो से बाहर अमेरिका को निकलना होगा। और नेटो के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोलते रहे। वो कहते हैं नेटो में रहना किसी फायदे का सौदा नहीं है, पैसा हम देते हैं, सुरक्षा यूरोप की होती है। जबकि नेटो का आर्टिकल 5 यह कहता है कि एक सदस्य पर हमला मतलब सभी पर हमला, या किसी देश पर कब्जा या जबरन अधिग्रहण पूरी तरीके से अवैध है। ग्रीनलैंड की मौजूदा स्थिति क्या है? डेनमार्क का यह स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 का यह सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लागू होता है। अमेरिका से जुड़ने का एकमात्र रास्ता है, पहले ग्रीनलैंड को आजाद करना होगा। इसके लिए ग्रीनलैंड में रेफरेंडम करा। डेनिश संसद की इसके लिए मंजूरी चाहिए, वो डेनमार्क देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब सीधा है, डोनाल्ड ट्रंप चाहे तब भी डेनमार्क को खरीदा नहीं जा सकता। उन्हें नेटो की चुनौती को पार करना ही होगा। यानी सिर्फ ग्रीनलैंड की सहमति से कोई रास्ता निकलेगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरा यूरोप अब इस डील के खिलाफ खड़ा हो गया है। खासकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक्ट कर रहे हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रहा पूरी दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। दुनिया कह रही है वर्ल्ड ऑर्डर इस हिसाब से नहीं चलता है, आपसी सहयोग और डिप्लोमेसी से दुनिया चलती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब सिर्फ एक ही कानून है पूरी दुनिया में, वह है ट्रंप कानून, और ट्रंप का टैरिफ कानून। यानी साफ है कि ट्रंप का सपना नेटो के कानून की दीवार से टकरा रहा है। कूटनीति की कसौटी पर यह फेल हो रहा है और जनता की नाराजगी से गिरता जा रहा है। फिलहाल ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं, सिर्फ बयानबाजी, धमकियों, राजनीति और सियासी दबाव का सिलसिला दिख रहा है। लेकिन सवाल कायम है, क्या ट्रंप दबाव की इस राजनीति को किसी हकीकत में बदल पाएंगे, या फिर हर बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप का यह सपना भी अधूरा ही रह जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके साथ ही अमेरिका को वो घाव दे जाएंगे जो अमेरिका दोबारा पूरी दुनिया में कोशिश करके भी इस घाव को ना तो मिटा सकेगा और ना ही वो विश्वास हासिल कर पाएगा जिसे तोड़ने का काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। चाहे वो वेनेजुएला की स्थिति को लेकर हो, चाहे वो ग्रीनलैंड की स्थिति को लेकर हो, चाहे वो कनाडा की स्थिति को लेकर हो। अभी कनाडा के पीएम मार्क कार्नी चाइना के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि 150 सालों के बाद कोई कनाडा का पीएम जो है वो चाइना गया है, और वहां पर मार्क कार्नी ने कहा कि ये एक अभूतपूर्व समय है जब पूरी दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देख रही है। यानी कनाडा ने भी अपना पार्टनर बदलने में भलाई समझी है, वो भी रूस चाइना की तरफ अलाइन हो रहा है। चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, इसलिए मैं कहता हूं आपको वर्ल्ड नाउ देखना बहुत जरूरी है। यहां पर हर अपडेट आपके लिए सबसे पहले हम लेकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। लेकिन दुनिया को चुनौती देने वाले डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरते जा रहे हैं। उनका खुद का घर जल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीतियां अब सड़कों पर गुस्सा बनकर फूट रही हैं। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। यह है डोनाल्ड ट्रंप का देश अमेरिका, जहां ट्रंप प्रशासन और मिनीसोटा राज्य के बीच ठन गई है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि ट्रंप ने अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सेना उतारने की बात कह दी है। ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, इन प्रदर्शन को कुचलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में अपने सैनिकों को अलर्ट कर दिया है। अमेरिकी सैनिकों को कहा गया है कि उन्हें किसी भी वक्त मिनीसोटा भेजा जा सकता है। मिनीसोटा सिविल वॉर का केंद्र बनता जा रहा है। आइस कार्रवाई के बाद जनाक्रोश भड़का हुआ है। इमिग्रेशन नीति के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़क पर हैं। पुलिस प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हो रही हैं। कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं और नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जा रही है। ट्रंप की चेतावनी है कि इंसरेक्शन एक्ट आउट लागू किया जा सकता है। गवर्नर बनाम व्हाइट हाउस आमने सामने है। मानवाधिकार संगठनों की कड़ी आपत्ति है। सवाल यह कि क्या अमेरिका एक बड़े गृह कलेश की ओर बढ़ रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का अभियान चला रही है। इसको डिपोटेशन ड्राइव कहते हैं, जिसे आइस एजेंट्स कर रहे हैं। लेकिन इसका जो तरीका अपनाया जा रहा है, कोई भी एक सभ्य सरकार जो अराजक ना हो वो कैसे पेपर चेक करेगी? आपके हमारे पेपर कैसे चेक किए जाते हैं?
आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, आपसे वोटर आईडी कार्ड मांगा जाता है, उसको चेक करते हैं। आजकल डिजिटल हो गया तो उसको एप्लीकेशन में देख लेते हैं एंड देन कहते हैं आप जाइए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, ये एक पेपर चेक करने का तरीका होता है। लेकिन आईस एजेंट्स किस तरह से पेपर चेक करते हैं, इसका कोई नियम कायदा नहीं है अमेरिका में। वो किसी के घर में घुसकर किसी से भी जबरन उसे वहां से निकाल सकते हैं। इसलिए लोगों के अंदर बहुत नाराजगी हो गई। ये कोई सभ्य तरीका नहीं है। मिनीसोटा में हालात इतने बिगड़ते दिख रहे हैं कि पेंटागन को सेना अलर्ट पर रखनी पड़ी है। ट्रंप के दौर में अमेरिका की तस्वीर बदल रही है। आर्थिक दबाव, नस्लीय तनाव, सत्ता का घमंड, इन सब ने मिलकर अमेरिका को अंदर से खोखला करने का काम शुरू कर दिया। इसलिए मिनीसोटा सिर्फ एक राज्य नहीं है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ उठती बगावत की अब प्रयोगशाला भी बनता जा रहा है। टाइमलाइन देख लीजिए। 7 जनवरी 2026 में मिनियोपोलिस साउथ में आइस एजेंट्स ने गोलीबारी की थी। यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी। इसमें 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रेनी गुड की मौत हो गई थी और यह बहुत निर्मम तरीके से की गई हत्या थी। यकीन मानिए, वो वीडियो मैं आपको दोबारा नहीं दिखाना चाहूंगा। और यही घटना बड़े विरोध की चिंगारी बनी। 10 से 11 जनवरी 2026 हजारों लोग सड़क पर आ गए। आइस के खिलाफ गुस्सा, मिनियोपोलिस में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल। मिनियोपोलिस में 10,000 प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे, नारे लगे आइस आउट ऑफ मिनीसोटा। संघीय इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ जोरदार रैलियां की गई। 10 से 12 जनवरी 2026 राज्य बनाम संघीय सरकार। मिनीसोटा राज्य और शहरों ने फेडरल सरकार पर मुकदमा किया। आरोप लगा कि आइस का रवैया संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। 14 से 15 जनवरी 2026 ट्रंप की कड़ी चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इंसरेक्शन एक्ट लगाने की धमकी दे दी। कहा हालात बिगड़े तो सेना को तैनात कर दूंगा। 16-17 जनवरी टकराव, गिरफ्तारियां और फिर सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया। विरोध अब भी जारी है। 12 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। कुछ समूहों पर अधिकारियों पर हमले का आरोप लगा है। गवर्नर ने नेशनल गार्ड को स्टेज्ड एंड रेडी रख दिया है। सड़कों पर तैनाती नहीं है, लेकिन तनाव चरम पर है। अब आ जाइए 18 जनवरी तक माफ कीजिएगा। कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। पेंटागन अलर्ट पर है। फेडरल जज का आदेश, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आइस कार्रवाई नहीं करेगा। पेंटागन ने 1,500 सैनिकों को स्टैंड बाय पर डाल दिया। अब आज 19 जनवरी चर्च विवाद ने विरोध का रुख बदल दिया। स्टार ट्रिब्यून चर्च में नया विवाद सामने आया। दावा कि स्थानीय आइस अधिकारी एक पास्टर भी है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने संभावित आरोपों की जांच शुरू कर दी। मिनीसोटा वही राज्य है जहां कभी ब्लैक लाइव्स मैटर ने इतिहास रचा था। आज फिर से वहीं ट्रंप प्रशासन के लिए गुस्सा है, विरोध है, नाराजगी है, आक्रोश है, टकराव है। संघीय नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक झड़प में तब्दील होते दिख रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाइए कि पेंटागन ने 1,500 सक्रिय सैनिकों को मिनीसोटा में संभावित तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया। यानी अब मामला सिर्फ पुलिस या नेशनल गार्ड तक सीमित नहीं, अमेरिकी सेना की एंट्री का रास्ता खुल चुका है। यानी जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे अमेरिकी सेना का सामना करना होगा। अब सोचिए अमेरिका में सिचुएशन कितने खराब होते जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके शहर में इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाए चूंकि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हम ये सोच भी सकते हैं? नहीं। एक फेडरल सिस्टम काम करता है, एक संघीय ढांचा काम करता है और चीजें उसी के तहत होती हैं। अमेरिका में भी यही फेडरल स्ट्रक्चर है। लेकिन इस फेडरल स्ट्रक्चर ने क्या किया हुआ है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। किस तरह से जब प्रोटेस्ट होते हैं तो आइस एजेंट्स और बाकी एजेंट्स किस तरह से हथियार के साथ लोगों को परेशान करते हैं, विरोध करते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं। इस तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं। Show your faces! Show your face! Let me see it! अमेरिका में आइस सिर्फ पॉलिसी नहीं, पावर वॉर का एक अड्डा बन चुका है। एक तरफ ट्रंप प्रशासन जो आइस एजेंट्स को लेकर भिड़े हुए हैं, दूसरी तरफ डेमोक्रेट शासित राज्य और शहर
अवैध इमिग्रेशन पर महासंग्राम छिड़ा हुआ है और अब इसी जंग में उतर चुका है डीओजे यानी कि अमेरिका का न्याय विभाग। डीओजे की बड़ी जांच अमेरिकी न्याय विभाग ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्श और मिनियापोलिस के मेयर जैकब फ्रे को रडार पर ले लिया है। आरोप है कि फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों के काम में जानबूझकर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। यानी राज्यों के प्रति केंद्र जो है अमेरिका में वो अपने सुपर पावर का इस्तेमाल कर रहा है और ये आइस वाला मामला राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र भी बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मूड में समझौता करने के लिए तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप समझौता नहीं करते हैं। समझौता कौन करेगा? समझौता जो नहीं करेगा उस पर डोनाल्ड ट्रंप कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के अंदर आइस एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका के बाहर टैरिफ का इस्तेमाल करते हैं और जो आइस एजेंट को रोकने का काम करता है ट्रंप प्रशासन, उस पर डीओजे की जांच बिठवाते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पीछे छोड़ देते हैं। मिनीसोटा पर डीओजे या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच होगी। आपको बता दें गवर्नर टिम वॉल्श जांच के घेरे में है। मेयर जैकब फ्रे भी रडार पर हैं। आइस एजेंट्स के काम में बाधा डालने का आरोप है। डीओजे समन जारी करने वाला है। तो मेयर ने जवाब दिया, डराने की कोशिश की जा रही है, मैं डरूंगा नहीं। मेयर जैकब फ्रे के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने इमिग्रेशन रेट्स को डराने की कोशिश बताया और साफ कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। बस यही बयान डीओजे के लिए ट्रिगर बन गया। ट्रंप प्रशासन का रुख और व्हाइट हाउस का दो टूक संदेश, जो भी फेडरल कानून के रास्ते में आएगा, चाहे वो गवर्नर हो, मेयर हो, कार्रवाई तय है। अमेरिका में इमिग्रेशन अब सीमा का मुद्दा नहीं रह गया है। ये वहां की सत्ता, कानून, राजनीति और वहां के लोकल्स की बड़ी लड़ाई बन चुका है। अब इस जंग का फैसला डीओजे करेगा, यानी ट्रंप प्रशासन का एक विभाग जो ट्रंप के लिए ही काम करता है। तो आप समझ लीजिए कि फैसला क्या आने वाला है। मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं। डेमोक्रेट इसे मानवाधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल। ट्रंप की चेतावनी कोई मामूली बयान नहीं है। जब ट्रंप कहते हैं कि इंसरेक्शन एक्ट लागू करूंगा, एक ऐसा कानून जो राष्ट्रपति को अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना उतारने की ताकत देता है। लेकिन कौन सी स्थिति में? जब कोई बहुत आपातकाल वाली स्थिति हो। इतिहास गवाह की कानून आखिरी बार 1960 के दशक में इस्तेमाल किया गया था। क्या है इंसरेक्शन एक्ट? अमेरिका का एक पुराना कानून जिसे 1792 में पारित किया गया। लागू कब होता है? जब राज्य सरकार हालात संभाल नहीं पाती, तब केंद्र से मदद लेना होता है, चाहे वो हिंसक विद्रोह की बात हो, बगावत की बात हो या किसी बड़े दंगे की बात हो। अधिकार किसके पास है? यूएस राष्ट्रपति को सीधे कार्रवाई का अधिकार है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति उस प्रभावित इलाके में डायरेक्ट आर्मी डिप्लॉय कर सकता है, नेशनल गार्ड को बुला सकता है और स्थानीय कानून व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले सकता है। मकसद क्या है? नागरिक व्यवस्था बहाल करना, संविधान और संघीय कानून की रक्षा करना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप इस कानून का इस्तेमाल ही संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। यानी राज्य हमारी बात नहीं मान रहा है तो इंसरेक्शन एक्ट लागू कर दो। और एक बार फिर देश के अंदर सेना के इस्तेमाल की धमकी देकर डोनाल्ड ट्रंप ने अब सियासी और संवैधानिक दोनों तरह की बहस छेड़ दी है। निशाने पर मिनीसोटा है, जहां की राजधानी मिनियापोलिस में अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट आइस एजेंट्स की मौजूदगी को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध हो रहे हैं। अमेरिका में कब कब इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल हुआ है? सन 1807 में राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल किया था। कहते हैं बर कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि तब संघीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह की आशंका थी। यह अधिनियम का पहला इस्तेमाल था तो सैन्य हस्तक्षेप की अनुमति दी गई थी। 1861 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी गृहयुद्ध सिविल वॉर, जो कि एक बहुत बड़ी आपात स्थिति अमेरिका के लिए, उस समय इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया। दक्षिण राज्यों का अलगाववाद और कॉन्फेडरेट राज्यों के खिलाफ सेना की तैनाती की गई। 1957 में राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर के समय इसका इस्तेमाल किया गया, जब अरकानसस में इसका इस्तेमाल हुआ। कहते हैं एक हाई स्कूल में नस्लीय एकीकरण के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। गवर्नर ओरवल फेबस ने इसका विरोध किया। इंसरेक्शन एक्ट लागू कर संघीय सेना वहां तैनात की गई और सिचुएशन कंट्रोल किया गया। फिर आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था 1962 में जॉन एफ कैनेडी के समय मिसिसिपी में, जब एक यूनिवर्सिटी में जेम्स मैड्रिड को प्रवेश करने से रोक दिया गया था। तब कैनेडी ने सेना भेजी और हिंसा के बीच एकीकरण सुनिश्चित किया। फिर 1963 में जॉन एफ कैनेडी ने दोबारा इस्तेमाल किया। अलबामा में घटना थी ये। गवर्नर जॉर्ज
वॉलेस ने नस्लीय एकीकरण को रोका था। कार्रवाई थी कि संघीय हस्तक्षेप से यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा में अफ्रीकी अमेरिकी छात्रों का प्रवेश कराया गया था। फिर 1967 में लिंडन बी जॉनसन ने इसका इस्तेमाल किया। डिट्रॉइट दंगा जो था बहुत खूंखार दंगा यूएस का माना जाता है, इसमें 43 लोग मारे गए थे। फिर 1989 में जॉर्ज सीनियर बुश ने इसका इस्तेमाल किया था वर्जिन आइलैंड को लेकर। हरिकेन ह्यूगो के बाद लूटपाट और हिंसा का दौर चल पड़ा था, इसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। फिर 1992 में फिर से जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इसका इस्तेमाल किया। रॉडनी किंग केस की हिंसा के बाद कैलिफोर्निया में दंगे भड़क गए थे और इसके रोकने के लिए सेना की आवश्यकता थी, और तब से लेकर आज तक फिर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन कह रहा है, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही चीजें निकाल कर लाते हैं जो अमेरिका में कहते हैं बड़ी खतरे में चीज आ गई। अब कह रहे हैं अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है। अरे भाई, जिस देश का 1.5 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हो, जिस देश की नेवी, जिस देश की आर्मी सबसे शक्तिशाली हो, उसका नेशनल सिक्योरिटी खतरे में। तो ट्रंप के बहाने ऐसे होते हैं जिस पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। आलोचक कह रहे हैं कि इंसरेक्शन एक्ट वाला जो कदम है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ट्रंप को तानाशाही की ओर बढ़ता नेता बताया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हारने के बाद भी ट्रंप के कुछ सहयोगियों ने इंसरेक्शन एक्ट का इस्तेमाल कर सत्ता में बने रहने की सलाह दी थी, और तब हमने देखा था कि कैपिटल हिल में क्या हुआ था। और मिनीसोटा में हालात केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह अमेरिका के संघीय ढांचे, नागरिक अधिकार और राष्ट्रपति की शक्तियों से जुड़ा एक गंभीर संवैधानिक प्रश्न बन गया है। अगर ट्रंप इंसरेक्शन एक्ट लागू करते हैं तो यह अमेरिका के आधुनिक इतिहास में सेना के आंतरिक इस्तेमाल का एक बहुत बड़ा और विवादास्पद उदाहरण बन सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन पर सवाल है। आइस एजेंट्स जो है वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, वो अपने हिसाब से किसी को भी उठा ले रहे, किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। आइस के डर से लोग काम पर नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, अस्पताल जाने तक से डर रहे हैं। ट्रंप का तर्क है कि देश की सुरक्षा पहले है, चाहे देश के अंदर उसके लिए कितना ही अराजक माहौल क्यों ना बनाना पड़े। अवैध इमिग्रेशन राष्ट्रीय खतरा है, ठीक बात है, लेकिन चेक करने का कोई तरीका तो होगा, या सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट्स लोगों को गोली मारेंगे। आलोचक कहते हैं सुरक्षा नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति है। आज अमेरिका दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ ट्रंप की सख्ती और दूसरी तरफ अप्रवासियों का डर। आइस एजेंट्स के मामले में अगर देखें तो अमेरिका इस वक्त अपने ही लोगों से के ऊपर जुल्म करने से पीछे नहीं हट रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस मेकर कहते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक साल में अगर आप उनके कार्यकाल को देखें, उनके रिजीम को देखें, तो उन्होंने दुनिया के कई देशों को आग की तरफ फूंका भी, युद्ध की आग की तरफ भड़काया। अब आप ईरान को ले लीजिए, ईरान पर ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप एक बार हमला कर चुके हैं और एक बार फिर से हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान यूएस में टकराव की स्थिति बन रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर कोई हमला हुआ तो इसे ईरान के खिलाफ जंग माना जाएगा। पेजेश्कियन ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि किसी भी हमले का कठोर और पछतावे वाला जवाब दिया जाएगा, यानी जो हमला करेगा उसको पछतावा होगा कि उसने ऐसा हमला किया क्यों। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के लोगों की जिंदगी मुश्किल में है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और उसके सहयोगियों के लगाए प्रतिबंध है। डोनाल्ड ट्रंप हत्यारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने मासूम ईरानियों की जान ली है। पेजेशियन की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद आई, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी जारी रही तो अमेरिका दखल देगा। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। 500 सुरक्षाकर्मी भी इसमें शामिल हैं।
ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरानी जनता के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है। खामोशी का मतलब मौत हो सकता है और कोई भी छोटा कदम बड़े संकट की ओर ले जा सकता है। दुनिया को सतर्क रहना होगा क्योंकि ये बयान किसी भी वक्त गंभीर टकराव का कारण बन सकते हैं। कहते हैं अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी बहुत तेज कर दी है। अभी ईरान के इर्द गिर्द खाड़ी देशों में 2 बड़े जंगी बेड़े अमेरिका के तैनात हैं। एक तो यूएसएस अब्राहम लिंकन जो अभी इस इलाके में तैनात किया गया है। इससे पहले यूएसएस रूजवेल्ट को इसी इलाके में रखा गया है। इसके अलावा इजराइल और अमेरिका के 19 सैन्य बेसेस हैं। यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन क्यों? जाहिर सी बात है, ईरान जब पलटवार करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फारस की खाड़ी की ओर इन्हें देखा गया है। यानी समंदर से सीधा प्रेशर ईरान पर। डिएगो गार्सिया बेस पर भी हलचल तेज है। C-17A ग्लोबमास्टर भारी परिवहन विमान पश्चिमी यूरोप से डिएगो गार्सिया की ओर रवाना किए गए हैं। हिंद महासागर स्थित इस रणनीतिक द्वीप पर अमेरिकी कार्गो और सपोर्ट विमानों की तैनाती तेज कर दी गई है। खाड़ी देशों में एयर डिफेंस अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर एयर डिफेंस अलर्ट दे दिया गया है और इसे अपग्रेड भी किया जा रहा है और मिसाइल रोधी कवच मजबूत की जा रही है। यानी कि अमेरिका कहने को तो कह रहा है कि ईरान को थैंक यू कि तुमने लोगों को फांसी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तैयारी जारी है। कहते हैं ईरान के भीतर CIA के एजेंट्स और मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हैं। इंटेलिजेंस सुपर एक्टिव है। सैटेलाइट सर्विलांस बढ़ा दी गई है। ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तेज कर दी गई है और ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया गया है, जिसमें मोसाद भी शामिल है। लेकिन पेजेश्किन ये क्यों कह रहे हैं कि भाई खामनेई की हत्या हुई या खामनेई को कुछ हुआ तो हम आपको बख्शेंगे नहीं? अंदर की खबर ये है, कुछ सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि मोसाद के एजेंट्स को सिर्फ एक टारगेट दिया गया है। ईरान के प्रोटेस्ट खत्म होने से पहले सुप्रीम लीडर को निशाना बनाओ। अगर सुप्रीम लीडर को टारगेट पर ले लिया गया तो अमेरिका वहां पर रिजीम चेंज आसानी से कर सकता है, क्योंकि मौजूदा रिजीम कमजोर पड़ जाएगा। वहीं अमेरिकी एजेंसियां ईरान के अंदर और ज्यादा कमजोरियों पर वार कर रहे हैं, जिनमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जातीय कमजोरी पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा होने से सैन्य हमला होने की स्थिति में सरकार के अस्थिर होने का खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जंग के बादल, दूसरी तरफ अमेरिका का सख्त संदेश। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने एक बार फिर आर्थिक और राजनीतिक वार किया है। वॉशिंगटन ने ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान को निशाने पर लेते हुए नए प्रतिबंध लागू कर दिए। क्या सैंक्शंस लगाए गए हैं ईरान पर, वो भी देख लीजिए। यानी एक व्यक्ति जो प्यास से मर रहा हो और जिसके पास पीने के लिए एक ढक्कन पानी हो, तो अमेरिका ने वो ढक्कन भी छीन ली। ट्रंप प्रशासन ने 18 ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं पर सैंक्शन लगा दिए। अली लारी जानी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी निशाने पर हैं। आरोप है कि प्रदर्शन पर उन्होंने पूर्व कार्रवाई की साजिश रची। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बयान आया, राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। पहले से प्रतिबंधों में ईरान जकड़ा हुआ है। ईरान के सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान पर सैंक्शन है। ईरान बैंकों को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। डॉलर में लेन देन पर पूरी तरह रोक लगाई हुई है। ईरानी वित्तीय संस्थानों की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। नई पाबंदियों से ईरानी अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया है और ईरान में प्रदर्शन की एक बहुत बड़ी वजह आर्थिक संकट भी है। यानी एक देश को इतना सताया गया अमेरिका की तरफ से, इतने सैंक्शन लगाए गए कि वो देश घुटनों पर आने को मजबूर हो गया और वहां के लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए। यह अमेरिका का मोडस ऑपरेंडाई भी रहा है, किसी देश के अंदर के हालात इतने खराब कर देना कि वहां की जनता ही
वहां की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। बांग्लादेश में ऐसा ही हुआ, नेपाल में ऐसा ही हुआ, श्रीलंका में ऐसा ही हुआ। कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से भारत में भी कुछ ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश अमेरिका ने की है। भारत में भी कैसे सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। मोदी सरकार की जो पॉलिसीज रही है, जिससे ग्रोथ भारत ने हासिल की है, वो दुनिया को अच्छी नहीं लग रही। वो अमेरिका को चुभ रही है, वो अमेरिकी एजेंसी CIA को चुभ रही है। वो नहीं चाहते कि चाइना के पैरेलल एक और इकोनॉमी खड़ी हो जाए। वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी हो जाएंगे। और यही किया अमेरिका ने ईरान के साथ। ईरान को आर्थिक तौर पर इतना तोड़ दिया अमेरिका ने कि उसके लिए खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। चलने फिरने की बात ही छोड़ दी। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के मुताबिक ये वही लोग हैं जिन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों पर क्रूर कार्रवाई की योजना बनाई थी, जिनके नाम अभी मैंने आपको गिनवाए, जिन पर सैंक्शन लगाए गए। वॉशिंगटन का संदेश साफ है कि मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है वॉशिंगटन भी कभी कभी जोक्स मारता है, कह रहा है मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मैं वॉशिंगटन से यह पूछना चाहता हूं कि ग्रीनलैंड में कौन सा मानवाधिकार प्रैक्टिस कर रहा है अमेरिका, या कौन से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान कर रहा है अमेरिका? तो मैंने कहा जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर वो ईरान में कहीं गलत हो रहा है तो वो गलत हो रहा है, दुनिया को मानना होगा। और कहीं ग्रीनलैंड में सही कर रहे हैं हम, तो वो आपको भी मानना होगा कि भाई अमेरिका ग्रीनलैंड में सही कर रहा है। अमेरिका पहले ही ईरान के तेल, बैंकिंग, रक्षा सेक्टर पर कड़े सैंक्शंस लगा चुका है। वहीं ईरान ने इन प्रतिबंधों को राजनीतिक दबाव और दुश्मनी करार दिया। तेहरान का आरोप है कि अमेरिका अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और तनाव को जानबूझकर बढ़ा रहा है। अब मिडिल ईस्ट में देख लीजिए कैसे अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है। कहां कहां अमेरिकी बेस है। एक तो इजराइल सबसे पावरफुल कंट्री मिडिल ईस्ट में बैठा ही है इन देशों का हिसाब किताब करने के लिए। इनमें किसी ने ज्यादा चू चपड़ करने की कोशिश की तो इजराइल फौरन रेडी टू फायर मोड में रहता है। इसके अलावा अमेरिका का कतर में एयरबेस, अल उदीद एयरबेस, जहां तैयारी चल रही है जंग की। यहां लगभग 10,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया है। बहरीन में बेस है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा है। इसका हेडक्वार्टर नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में है। ये बेस फारस की खाड़ी, होर्मुज स्ट्रेट और आसपास में समुद्री रास्तों की निगरानी करता है। कुवैत में बेस है। कुवैत में कैंप आरिफ जान और अली अल सलेम जैसे एयरबेस हैं। ये इस क्षेत्र में काम कर रहे अमेरिकी बलों के लिए लॉजिस्टिक हब हैं और सैनिकों की तैनाती के केंद्र हैं और हवाई परिवहन बेस के रूप में काम करते हैं। यूएई में देख लीजिए आप, संयुक्त अरब अमीरात अमेरिकी बलों को अल धाफरा एयरबेस तक पहुंचाने की मंजूरी देता है। यहां एडवांस लड़ाकू विमान और निगरानी ड्रोन तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जेबेल अली बंदरगाह अक्सर अमेरिकी विमान, वाहक पोतों और युद्ध पोतों की मेजबानी करता है। फिर आ जाइए आप इराक पर। इराक में, पश्चिमी इराक में एन अल असद एयरबेस और कुर्द क्षेत्र में एरबिल एयरबेस जैसे ठिकानों पर अमेरिकी सैन्य कर्मचारियों की मेजबानी करता है और यहां का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। सऊदी अरब भी प्रिंस सुल्तान एयरबेस जैसी जगहों पर अमेरिकी बलों की मेजबानी करता है। यहां मिसाइल रक्षा प्रणाली और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। हालांकि अमेरिकी उपस्थिति पिछले सालों की तुलना में शांत है। जॉर्डन देख लीजिए। जॉर्डन की राजधानी अमान से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अजराक में मुआफक अल साल्ती एयरबेस है। यहां अमेरिकी वायुसेना सेंट्रल की 332वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग तैनात है, जो लेवांत क्षेत्र में मिशनों में लगी हुई है। टर्की देख लीजिए। टर्की और अमेरिका मिलकर दक्षिणी अदाना प्रांत में इंसरलिंक एयरबेस चलाते हैं। यहां अमेरिका ने परमाणु हथियार रखे हुए हैं और ISIS के खिलाफ गठबंधन को यहां सहयोग दिया जाता है। टर्की में 1465 अमेरिकी सैनिक तैनात किए हुए हैं। एक तो ईरान कितनी भी कोशिश कर ले, अमेरिका ने जिस दिन चाह लिया उस दिन ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा। लेकिन अमेरिका ये सिक्योर करना चाहता है, ये श्योर करना चाहता है कि उसके एयर बेसेस और इजराइल और उसके जो अलाइज हैं, जैसे बहरीन है, कतर है, UAE है, ये सब सुरक्षित रहें, इनको कोई नुकसान ना हो।
तो ईरान से पलटवार जो होगा उसको बचाने की तैयारी जो है इस बीच अमेरिका कर रहा है। और तब तक अगर रिजीम हो जाता है चेंज तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो फिर अमेरिका अगले कदम तक जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। पारी आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है ग्रीनलैंड की राजधानी कहां है? ऑप्शन ए नूक, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी। सही जवाब भेजिए 724077 724077 पर। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। कल के विनर का नाम है प्रभाकर प्रसाद सिंह, पानीपत हरियाणा से। प्रभाकर जी बहुत बधाई, आपको जल्दी आपको दिया जाएगा एक शानदार तोहफा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।